हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम किस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार छात्र छात्राओं, आपने तो जल संसाधन की एक एक टॉपिक क्लियर कर ली। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के साथ जल कहां-कहां से आता है, जल किस तरीके से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है, वो सब चीज हमने जान ले। तो आते मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, अब यहां पर है एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? अब आपको अगर पूछे सबसे ऊंचे बांध का नाम ले लिया है, ठीक है। अब यहां पर आपको ऊंचे बांध में, ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने है कि भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध, जैसा कि भाखड़ा नांगल कहां का है? आपका पंजाब का है। रिहंद बांध हम उत्तर प्रदेश से, और दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड से बिलोंग करती है। ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जब बात ऊंचे बात किया है तो बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? जवाब दीजिए इसका। हो गया। तो अब यहां भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करते तो भाखड़ा नांगल टिहरी बांध है नहीं। अब यहां विश्व जल की महासागरों में कुल मात्रा कितनी है? अगर विश्व जल की महासागरों में उपलब्धता की बात कर लें तो 96.5%। कितनी है? 96.5%। अब कह रहा है कि अगले प्रश्न पे आते हैं। कि भारत किस वर्ष तक नितांत जल दुर्लभता की स्थिति वाले देशों में शामिल हो जाएगा? भारत किस वर्ष तक नितांत जल दुर्लभता की स्थिति वाले देशों में शामिल हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 2025 तक, 2022 तक, 2020 तक, 2030 तक। तो दो तो ऐसे हैं जो ये बीत चुके हैं, दो ही हमारे सामने 25 और 30। इसी में आपको चुनना है कि कौन सा हमारा होगा। बताइए 2025 या 30, इन्हीं दोनों में से। ठीक है, बिल्कुल आपका 2025 तक की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा? थर्ड वाला। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए हम। कह रहा है भारत में नवीकरण योग्य कुल जल संसाधन कितना है? नवीकरण मतलब जिन्हें हम पुनः पूर्ति योग्य बना सकते हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय योग्य कुल जल संसाधन कितना अनुमानित है? यानी लगभग हम लोगों ने कितना अनुमान लगाया कि इतना जल हो जाना चाहिए। ठीक है, 1290 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष, या 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष, या 1580 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष, या 2022 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष। ठीक है, कितना जल संसाधन चाहिए अनुमानित बताना है हमें।
ठीक है, अनुमानित बताना है बच्चे, बताइए। ठीक है, तो आपको मैंने उस दिन बताया कि हर साल भारत ने क्या लक्ष्य रखा है, आपका 1897 वर्ग किलोमीटर, 1897, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारे ग दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पे? जो आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि भारत में नवीकरणीय योग्य कुल जल संसाधन कितना है, तो कितना अनुमानित किया गया है? 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष। ठीक है ना, समझ में क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग जल संग्रहण किस प्रकार करते हैं? बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग जल संग्रहण किस प्रकार करते हैं, यानी जल को इकट्ठा किस प्रकार किया जाता है, जो जल होते हैं उनको हम संरक्षित किस प्रकार करते हैं। ये राज्य कौन सा यहां आपसे पूछा है, सीधे बंगाल की बात किया है। ठीक है, पहला कह रहा है कि अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाकर, दूसरा भूमिगत गड्ढे बनाकर। पहला तो कहा कि अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाकर, दूसरा भूमिगत गड्ढे बनाकर, तीसरा गुल और जैसी वाहिकाएं बनाकर, चौथा छत वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से। तो ये काम तो ज्यादा हो, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। तो बंगाल में अगर जल संग्रहण की बात करें तो वहां बाढ़ जल वाहिकाएं बनाई जाती है, यानी जो क वाला जो है ना हमारा है क वाला पूरा सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि देश में 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है? देश में 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ठीक है, जयसमंद झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात कर रहा है तो जयसमंद झील है, या भोपाल झील है, कृत्रिम झील की बात कर रहा है 11वीं सदी की, या भीमताल झील है, या नैनी झील है। मैंने एकदम क्लियर आपको बता रखा है ये कौन सी झील है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का बात हो रहा है आपसे। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, मैंने उस दिन कहा कि वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, और मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाली झील जिसका नाम है भोपाल झील। ठीक है, जो सबसे बड़ी 11वीं सदी में बनाई गई मानव निर्मित झील, जिसको हम कृत्रिम झील भी कह सकते हैं, भोपाल झील। ठीक है, वो झील कौन सी थी? भोपाल झील। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, याद क्लियर बच्चा? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? पूरे विश्व की वर्षा का कितना प्रतिशत भाग भारत पाता है? ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। 4% या 9%, 10% या 7%। और ये मैंने आपको, कोई हमको नहीं लगता कि एमसीक्यू में भी हमारे बच्चों को कोई भी कहीं से कठिनाई हो सकती है। हर चीज एकदम आपको ओके क्लियर के, कहां पर भारत में उसकी उपलब्धता कितनी है, विश्व के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो क्या आएगा। ठीक है, हमने उन सारे टॉपिक को क्लियर कर रखा है। बिल्कुल सही जवाब आपके पास आ चुका है और आप बताने वाले हो, तो वह जवाब जो आपका है वो 4% बिल्कुल सही जवाब है। 4% भाग, पूरे विश्व का 4% वर्षा वाला भाग, ठीक है, भारत को प्राप्त होता है। अगला है, निम्न में से बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ कौन सा है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या लाभ है? पहला ऑप्शन है कि नहरें निकालकर भूमि की सिंचाई करना, ये लाभ, जल विद्युत का निर्माण करना, ये लाभ, या बाढ़ पर नियंत्रण करना, ये लाभ। फिर उपरोक्त सभी बताइए। इसका जवाब तो एकदम हम जानते हैं, एक कदम आ जाएगा, कौनो हल, एक दिन भी क्लास किया होगा तो भी।
बताइए, इसका जवाब दीजिए बच्चों। बिल्कुल, बहुउद्देशीय परियोजना में हम नहर निकाल के भूमि की सिंचाई भी करते हैं, जल विद्युत का निर्माण भी करते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण है, उपरोक्त सभी। तो हमारा घ वाला सही हो जाएगा। अब है हमारा बांध किसे कहते हैं। प्रश्न यहां पर उठ गया है कि बांध किसे कहते हैं। तो नदियों के बहाव को अवरोध के माध्यम से रोकना ही बांध कहलाता है। नदियों के बहाव को अवरोध के माध्यम से रोकना ही बांध कहलाता है, पहला। या जल को सुगमता पूर्वक बहने से रोकना बांध कहलाता है। या जल को जलाशय में एकत्रित करना बांध कहलाता है। या उपरोक्त सभी। यहां बहुत ही कंफ्यूजन है। अब यहां क्लियर करो कि कौन सा ऑप्शन होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है, ठीक है। जब बाढ़ आता है नदियों में तो उसका जो बहाव होता है तेजी से, उसको जो रोकना होता है उस पानी को, वही बांध कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 9 का हमारा क सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एकदम क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की देश के किन दो राज्यों में जल की कमी रहती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़, या बंगाल और झारखंड, या राजस्थान और गुजरात। जल की कमी की बात किया, बिहार और सिक्किम। तो जब जल की कमी कह दिया तो जहां राजस्थान वहां पे सब लोग पहुंचेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा ये बच्चा। हमारा ऑप्शन सही हो रहा है ग, 10 का ग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। कह रहा है भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल, यानी हर व्यक्ति पे कितना जल हर साल, ठीक है, उपलब्धता वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कितनी है। 112वें नंबर पे है, या 121वें नंबर पे है, 127वां है, या 133वां है। क्या इसमें सही हो जाएगा। तो जो जल की उपलब्धता की बात कर लें तो यहां हमारा क्या जाता है, 133वां जाता है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा। अब यहां प्रश्न है कि निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है। वह बांध, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आपने सुना होगा। गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, सरदार सरोवर बांध है, सरदार पटेल बांध है। तो सरदार सरोवर बांध हम यहां की बात कर लें, कहां की, गुजरात की। सरदार सरोवर बांध, ठीक है। तो नर्मदा नर्मित पे इसी बात से रिलेटेड, नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी से रिलेटेड है। तो 12 का हमारा ग सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बचवा। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण का विधि क्यों कम होता जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की विधि क्यों कम होती जा रही है। पहला है सरकार द्वारा जल उपलब्ध कराए जाने के कारण, सरकार द्वारा जल उपलब्ध कराए जाने के कारण। दूसरा, 12मासी इंदिरा गांधी नहर के कारण, या सरकारी हैंडपंप के निर्माण के कारण, या भौम जल की उपलब्धता के कारण। तो इनमें क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा सही होगा। तो
बारहमासी इंदिरा नहर के कारण, ख वाला सही है। अब अगला है हमारा, निम्न में से कौन बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाली हानि है? वनों का क्षरण होता है, लोगों के विस्थापन करना पड़ जाता है, भूकंप आने पर बांध टूटने से बाढ़ का खतरा बना रहता है, उपरोक्त सभी। तो यह तो भाई एकदम है कि वन का क्षरण भी होता है अगर हम बांध बनाते हैं, और लोगों को विस्थापन करना पड़ता है, लोगों के अंदर डर हो जाता है कि भाई एक बार बांध टूटा तो हम पूरा बह जाएंगे हम लोग, ठीक है। भूकंप आने पर बांध टूटने से, तो उपरोक्त सभी जो है हमारा घ वाला जो है ये हमारा सबसे सटीक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है पालर पानी क्या है? क्या पूछा है? पालर पानी क्या है? अब सुनिएगा, कह रहा है कि शीत ऋतु में पाले से, शीत ऋतु में पाला, जो पाला लगता है ना वही बात है। शीत ऋतु में पाले से जमा तालाब का पानी या टांके में संग्रहित वर्षा जल का पानी, भूमि के अंदर एकत्रित वर्षा का जल, तमिलनाडु के छत वर्षा जल संग्रहण को पालर पानी का, बिल्कुल गलत जवाब। शीत ऋतु में पाले से जो जमा तालाब का जो पानी होता है उसे पालर पानी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क सही हुआ हमारा। तो ये रहा एमसीक्यू इस चैप्टर से प्यारा। इसके बाद हम अब बात करेंगे वर्णनात्मक 2 के बारे में, ठीक है। वर्णनात्मक 2 पे चलने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, इसके बाद हम 6 नंबर की अब बात करेंगे, उनके लिए एक सबसे बेहतरीन चीज, अगर आप चाहते हो कि आपको 2024 की बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर मिले और आप भी इन जो बच्चे 96 97 ला के अपने आप को टॉपर लिस्ट में शामिल किए हैं, ऐसा अगर आप चाहते हो तो आपको भी जुड़ना होगा टॉप 100 बैच के साथ, जहां मात्र 1499 रुपए में पूरे 1 साल की पढ़ाई, वो भी सभी विषयों की, साथ साथ डेली आपको लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन के साथ संडे टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, डाउनलोड करना होगा शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, डाउनलोड करना होगा शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, या इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है ना। इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए। ये बारी है अब आपकी एक अच्छा काम कर जाने की, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं वर्णनात्मक 2 की तरफ। वर्णनात्मक 2 में, ठीक है, कौन कौन से, ठीक है, देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं पारंपरिक परियोजनाओं से किस प्रकार बेहतर है, उदाहरण देके समझाइए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं तो ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जिनमें एक ही समय में बहुत से उद्देश्य पूरे किए जा सकते, एक ही समय में बहुत सारे उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं, जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, उसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। एक बहुउद्देशीय परियोजना अनेक प्रकार के कार्य करती हैं। आधुनिक बहुउद्देशीय परियोजनाएं पारंपरिक सिंचाई परियोजना से आगे है। आज की जो बहुउद्देशीय परियोजना है, पहले की जो सिंचाई परियोजना थी उससे कहीं ज्यादा आगे है। ये बाढ़ पे नियंत्रण करती है, जल विद्युत उत्पादन, ठीक है, मत्स्य क्षेत्र प्रदान करती है। इनकी उपयोगिता असीमित है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं निम्न कारणों से अधिक सफल सिद्ध हुई। नदी घाटी परियोजना के एक साथ कई उद्देश्य पूरा करती है, इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। इन परियोजनाओं से होने वाले लाभ इतने अधिक हैं कि इनके आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। अब सोच लीजिए, इन परियोजनाओं में होने वाले प्रमुख लाभ क्या क्या है। इन परियोजनाओं से जो होने वाले हमारे लाभ हैं, पहला लाभ है कि हमें जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। चूंकि हमें इसे लिखना लॉन्ग में रहेगा तो हम इसे हेडिंग बना लेंगे, जल विद्युत उत्पादन। अब जल विद्युत उत्पादन कैसे किया जाए उसके बारे में। दूसरा हमारा बाढ़ नियंत्रण होगा। तीसरा है हमारा सिंचाई सुविधा का विकास। अब इनके अंतर्गत जो बातें हम अपने पूरा क्लियर करते चले जाएंगे। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अब क्या पूछता है वर्णनात्मक 2 में, ठीक है, कि कुशल जल
प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है? एक अच्छे जल प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है? फिर वर्षा जल संग्रहण और छत वर्षा जल संग्रहण को स्पष्ट कीजिए। वर्षा जल संग्रहण क्या है? छत वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि कुशल जल प्रबंधन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट कि भूमिगत जल स्रोत को सूखने से बचाना चाहिए। दूसरा, जलाशय प्रदूषण रहित होना चाहिए, जलाशय प्रदूषण रहित होना चाहिए। तीसरा, जल आपूर्ति की पाइप को स्वच्छ रखा जाए। चौथा, विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुशल जल प्रबंधन स्वीकार किया जाए। पांचवा, जल संरक्षण तथा इसके कुशल प्रबंधन के लिए लोगों में जागरूकता लानी होगी। जल प्रबंधन से सभी लोगों को सम्मिलित किया जाए। उपचारित जल बागवानी, वाहन धोना, शौचालय आदि के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। सभी नलकूप जिनसे जल प्राप्त किया जाए उनकी मात्रा निर्धारित हो, इस नलकूप से इतना पानी हमें प्राप्त हो सकता है। अब छत वर्षा जल को कह रहा है और आपका जल संग्रहण की बात कर रहा है। पहला कि जल स्तर को यह बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा, ग्रीष्म और शुष्क ऋतु में घरेलू जल की आवश्यकता को पूरा करता है। प्रदूषण को रोकना, जल की बढ़ती मांग को पूरा करना, बाढ़ को रोकना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या इसकी उपयोगिता है। अब आपसे पूछ रहा है कि वर्षा जल संग्रहण की विधि क्या है। तो जो काम आप बताओ, बारिश का जल कैसे कैसे तुम रोकते हो, उन्हीं सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट हम नोट करते चले जाएंगे। हम क्या करते हैं, रोक बात का बनाना, छत के वर्षा जल को इकट्ठा करना, कुओं को भरना, तालाब बनाना, सोखने के गड्ढे बनाना। अब छत वर्षा जल कैसे इकट्ठा करते हैं? तो छत वर्षा जल संग्रहण एक साधारण और सस्ती तकनीक है। क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं। एक के वो काम है, छत्ते पे पाइप लगा के पानी भर लेंगे, ठीक है। तो जो छत के वर्षा जल संग्रहण में प्रयुक्त होती है, इसमें निम्न क्रियाएं हैं। कौन कौन सी क्रिया हम करते हैं बच्चा? छत के पानी को, छत का वर्षा जल भूमिगत टैंक में इकट्ठा करना। नीचे हम क्या करेंगे, पाइप से जो पानी आ रहा है नीचे गड्ढा बना देंगे, वहीं पानी जाके भरा जाएगा। या कुएं, खाई और जलाशय बना लेंगे। जल को सोखने के लिए गड्ढे बनाना। और एक काम तुम अपने से भी लिख सकते हो, क्या, पानी के बड़े टब, बड़े बर्तन रख लेना, उसमें पानी को इकट्ठा कर लेते हैं पाइप के माध्यम से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो इससे पूछ रहा है वो है कि राजस्थान में जल अभाव की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार विमर्श कीजिए। वो तरीके क्या हैं जिससे राजस्थान में जो जल की समस्या उससे हम निपट सके। क्या क्या अपनाए गए? तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों जैसे बीकानेर हुआ, बाड़मेर हुआ, फलोदी, सभी घरों में जमीन के नीचे पानी को तालाबों या टांका में संग्रहित करके रखा जाता है। कई बार तो यह टांका इतना बड़ा होता है कि जितना कि घर का एक कमरा। सोचो, नीचे ऐसे बना के पूरा खूब अच्छे से प्लास्टर करके हम लोग वहां जल को संरक्षित किया जाता है जमीन के नीचे। अनेक हवेलियों में छोटे मोटे कुएं घर के कोने में बनाए जाते थे। आजकल शहरों में जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर बहुत ज्यादा नीचा नहीं है, वहां बोरिंग करके ट्यूबवेल लगाकर नलों द्वारा छोटे छोटे कस्बों, उपनगरों में जल आपूर्ति घरों में की जाती है। तीसरा, राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर जिसे कहा जाता है, कुछ क्षेत्रों में सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए बनाई गई है। तो इन तरीकों से हम पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। कह रहा है कि कई नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहते हैं। यानी कि अब आपका चाहे मछली पालन हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे बांध बनाना हो, लेकिन ये काम आपको कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना को हम नदी घाटी परियोजना भी क्यों कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं द्वारा पूरित किन्हीं 5 उद्देश्यों को बताइए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर तथा तीर्थस्थल कहा। क्यों कहा? कि इन परियोजनाओं से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है।
केंद्र और राज्य सरकारों ने बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं का विकास, जल विद्युत विकास के लिए अनेक नदी घाटी योजनाओं का निर्माण किया। इन परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य रहे: पहला, उद्योगों का विकास नियमित और सस्ती शक्ति पर निर्भर करता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत मुख्य नदियों और नहरों में अंतःस्थलीय जल परिवहन सुविधा मिल जाती है। तीसरा पर्पज इसका क्या था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत मुख्य नदियों और नहरों में अंतःस्थलीय जल परिवहन सुविधा मिल जाती है। अगला पॉइंट है कि इन परियोजनाओं से मछली उत्पादन कर आर्थिक लाभ मिलता है। अगला पॉइंट कि बांधों को जल ग्रहण के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण करके हम वनों का विस्तार कर सकते हैं। पांचवा उद्देश्य की नदी घाटी परियोजनाओं से पहले वर्षा काल में बाढ़ों का आना एक सामान्य बात थी, जिससे अपार जनधन की हानि होती थी और अनमोल मिट्टी बह जाती थी। अब मिट्टी पर ही खेती निर्भर करता है। आप जितनी हम खेती आज है डिपेंड, अगर हमारी मिट्टी अच्छी ना होती तो हमारे इतने अनाज होते कहां से। अगला है जो कह रहा है, अगला प्रश्न कि तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण ने भारत में वर्तमान स्वच्छ जल संसाधनों को किस प्रकार भारी दबाव डाल दिया। उदाहरण भी दीजिए, कैसे, सुनिएगा। कह रहा है कि उद्योगों द्वारा स्वच्छ जल संसाधनों पर दबाव, उद्योगों के संचालन हेतु बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है। जल विद्युत ऊर्जा इस पूर्ति का प्रमुख संसाधन है। जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों के जल को बांध बनाकर जलाशयों में एकत्रित किया जाता है, ठीक है। फिर टरबाइन के माध्यम से जल विद्युत का उत्पादन होता है और इसके लिए प्रचुर मात्रा में जल का हम उपयोग करते हैं। टरबाइन के द्वारा हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। अब कह रहा है कि शहरों में कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, नाम क्या है, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, अपने अपने नलकूप लगाती है तथा जल की निर्बाध आपूर्ति के लिए ओवरहेड या अंडरग्राउंड टैंक बनाती है, जिससे अधिक मात्रा में जल बाधित हो जाता है। दूसरा, शहरों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, यहाँ जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पीने, स्नान करने, कपड़े धोने, सफाई करने आदि में भारी मात्रा में हमें जल चाहिए ही। अब कह रहा है कि शहरों में मलमूत्र का निपटान करने के लिए स्वच्छ जल की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। अब जितनी गंदगी है उसके लिए भी तो भाई पानी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार प्रयोग किया गया जल दोबारा काम में नहीं लाया जा सकता है, यानी जो पानी जो उन गंदगी चीज को के लिए हम उपयोग करते उस पानी को हम फिर से रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रहा आपके पूरे 11 नंबर के क्वेश्चन। साथ में इससे मैथ से भी चीजें पूछी जाएंगी। तो ये बच्चे अगर आप भी करना चाहते हो 2024 में बोर्ड परीक्षा में टॉपर और 95% प्लस लाना, जैसा इन बच्चों ने किया है, क्योंकि ये बच्चे भी सोम क्लासेस के टॉप 100 बैच से जुड़े बच्चे थे, तो आपको भी जुड़ना होगा टॉप 100 बैच के साथ, जहां पर आपको मात्र 1499 रुपए में पूरे एक साल की पढ़ाई, वो भी सभी विषयों की डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर पेपर के सॉल्यूशन, संडे टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड करिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन या इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपने सीख लिया। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जिसने भी अभी नहीं किया शुभम क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तब तक के लिए मैं